शुभ संध्या दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी की चयन परीक्षा जो है 2011 के सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर भी इम्पोर्टेंट है, पूरी व्याख्या के साथ इसमें हम लोग देखेंगे। तो बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज है तो मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन, सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा रॉबर्ट डाहल महोदय ने दिया था, जो 1915 से लेकर 2014 तक एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार और राजनीतिक विज्ञान के अत्यंत उच्च कोटि के प्रोफेसर थे। उन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत पालियार के उदाहरणों का प्रतिपादन भी किया था। आर्म डेमोक्रेसी 1998 में इनकी रचना लिखी गई। हु गवर्न 1961 में और पॉलियार्ची जो है पार्टिसिपेटन ओपोजिशन 1971 में लिखा है उन्हें। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य सरकार जो है अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यह लीकॉक महोदय ने कहा था। और इनका मानना है कि राज्य अमूर्त है, उसका अमूर्त रूप ही सरकार है जो कि व्यक्ति के हितों की पूर्ति करता है। लीकॉक महोदय 1869 से लेकर 1944 तक एक प्रसिद्ध कनाडियन राजनीतिक वैज्ञानिक और लेखक थे। इनकी रचनाएं जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1906, डॉन ऑफ कनाडियन हिस्ट्री 1914, द डिस्कवरी ऑफ इंग्लैंड 1922। ये देखिए इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो महोदय का ये बहुत ही फैक्ट इम्पोर्टेंट का कोट है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में अंतर्गत इस समस्या पर विचार किया था कि मनुष्य किस प्रकार जो है प्राकृतिक दशा से निकल के सभ्य समाज का निर्माण करता है। और इन्हें इस प्रस्तुत कृति इस वाक्य से आरंभ होती है कि जो आपने स्टेटमेंट ऑफ पढ़ा, तो इससे आभास होता यह है कि मनुष्य को प्राकृतिक दशा में जो स्वतंत्रता प्राप्त थी सभ्य समाज में वह उससे वंचित हो जाता है। शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो यह स्टेटमेंट ग्रीन महोदय ने दिया था। ग्रीन का कहना था कि राज्य की शक्ति या संप्रभुता जो है या प्रभुसत्ता मनुष्यों के नैतिक अधिकारों को लागू करने का साधन मात्र है। कोई भी कानून मनुष्यों को नैतिक नहीं बना सकता, क्योंकि नैतिकता ऐसी प्रेरणा पर आधारित है जिसकी स्वतंत्र रूप से इच्छा की गई है। तो ग्रीन ने लिखा ही था ये चीज जो आपने ऊपर पढ़ा है। अब अगला क्वेश्चन जो है, रक्त संबंध से समाज बनता है और कालांतर में समाज से राज्य। ये मैकाइवर महोदय ने कहा था। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन इन्होंने किया था मैकाइवर ने, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ऐतिहासिक सिद्धांत जो है निम्नलिखित तत्वों के राज्य के विकास में सहायक माने जाते हैं: स्वजन समूह, संपत्ति, रीति रिवाज, शक्ति, नागरिकता। ये सब इम्पोर्टेंट है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वी का अवतरण है। यह स्टेटमेंट जो है किसने दिया था? तो हेगल महोदय ने दिया था। हेगल आदर्शवादी परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारक है। इसे उग्र आदर्शवाद का जनक भी माना जाता था। हेगल ने राज्य को समस्त कानूनी और नैतिक बंधनों से मुक्त कर दिया। राज्य को कानून और नैतिकता का नियंता माना था। हेगल का मानना था कि राज्य विश्वात्मा की बाह्य अभिव्यक्ति का सर्वोच्च रूप है। यह न तो कभी गलत हो सकता है और न ही गलत कर सकता है। इसके आदेशों का पालन ही व्यक्ति का कल्याण है। इसी संदर्भ में हेगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण बताया था। आगे इसमें जो क्वेश्चन है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। यह कथन जॉन बोधा महोदय ने कहा था और बहुत इम्पोर्टेंट भी है स्टेप। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है द सिक्स बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने सीमित संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, क्योंकि
आगे देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। राज कानून संप्रभु की आज्ञा है, जॉन ऑस्टिन महोदय ने कहा था। और इनके अनुसार प्रभु सत्ताधारी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिसकी आज्ञाओं को समाज के अधिकांश लोग स्वभावतः पालन करते हैं, परंतु वह स्वयं इस ढंग से किसी भी अन्य की आज्ञा नहीं मानता है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की यह परिभाषा सीले महोदय ने दिया था। सीले स्वतंत्रता को सही प्रकार के बंधनों का अभाव मानता है। सीले स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को स्वीकार करता है और व्यक्ति को ही साध्य मानता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में F.A. बिहेयर, बर्लिन, नाजिक, फ्रीडमैन इत्यादि प्रमुख थे। आगे देखेंगे, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है वह है समानता में निहित है। पोलार्ड महोदय ने कहा था। स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानने वाले विचारक में लास्की, ग्रीन, रूसो थे। यदि ग्रीन ने मनुष्य की आत्मचेतना के विकास के लिए स्वतंत्रता को अनिवार्य तथ्य माना, आरेस्टानी स्वतंत्रता और समानता को विरोधी न मानकर एक दूसरे की आवश्यक मानते हैं। पोलार्ड ने भी इनको पूरक माना है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन ने 1863 ईस्वी में डेविस वर्ग के भाषण में कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा किए जाने वाला शासन है। डेविस वर्ग के भाषण में भी इम्पोर्टेंट याद करिएगा 1863 में। एक अन्य जगह लिंकन ने लोकतंत्र को दूसरे शब्द में परिभाषित किया था, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है। तो परंतु सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, ये पूरा बताया था उन्होंने। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। स्पेंसर महोदय ने कहा था, राज्य दुर्गुणों की संतान है जिसपे अपने जन्मदाता के चिन्ह अंकित हैं। यह सत्य हो अथवा न हो, परंतु मनुष्य असमानता का पुतला है और उसकी कल्पना में पाप में की जाती है। परंतु यह निस्संदेह सत्य है कि सरकार की उत्पत्ति आक्रमण के कारण और आक्रमण के द्वारा हुई है। आगे देख लेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। स्पेंसर आगे भी कहते हैं कि सरकार की उत्पत्ति बल के प्रयोग द्वारा हुई है। तो राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, ये बार्कर महोदय का स्टेटमेंट है। बहुत सारे स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं। तो राजनीतिक ये वही बार्कर महोदय का ही है। अब आगे देखेंगे, स्टेटमेंट जो है, राज्य के अंतर्गत यदि राजा चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वो पाप के समान है। ये मनु का विचार है। और इसके अलावा और जो स्टेटमेंट है राजा के संदर्भ में आचार्य मनु का, यदि राजा अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है तो वह पाप का भागी होगा। वह कर के रूप में प्रजा के धन धान्य का छठा भाग वसूल करने का अधिकारी ही नहीं बल्कि पाप पुण्य के छठवें भाग का भी अधिकारी होगा। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, ये गांधी महोदय ने कहा था। सत्य ही ईश्वर है, गांधी जी के अनुसार सत्य सत शब्द से निकला है जिसका अस्तित्व का होना है। सत्य को ईश्वर या ब्रह्म कहने का कारण यह है कि सत्य वही जिसकी सत्ता होती है जो सदा टिका रहता है। ब्रह्म या परमात्मा की सत्ता तीनों कालों में बनी रहती है। गांधी जी ने अपने जीवन का घोष सत्य के साथ शोध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ रखा। संविधान राज्य के कार्य नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह अरस्तु महोदय का कथन है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पालिटिया में अपने अरस्तु द्वारा प्रयुक्त जो शब्द था पालिटिया, जिसका अंग्रेजी रूपांतर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अरस्तु पालिटिया शब्द की व्याख्या बहुत ही व्यापक अर्थ में करता है। कहना है कि राज्य संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था जिसमें वह निर्धारित किया जाता है कि राज्य का कैसा कार्य होना चाहिए, नागरिकों के लिए जैसे अधिकार होने चाहिए, राज्य का विशेष सर्वोच्च पद किसे मिले, यह संविधान द्वारा ही निश्चित होता है। लिखित अलिखित संविधान में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। ये गार्नर महोदय का स्टेटमेंट है। बहुत सारे स्टेटमेंट ही सब इसमें आते हैं। तो यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? 1948 में।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनेस्को के द्वारा जो है सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीति शास्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें कई बातें रखी गई थी, जिसमें राजनीतिक विज्ञान को जो है अध्ययन विषय शामिल किया का निर्णय लिया। राजनीति के सिद्धांत, संस्थाएं, राजनीतिक दल, समूह, लोकमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये संप्रभुता है। बिना संप्रभुता के आधुनिक समय में राज्य की संकल्पना के अंतर्गत राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता को राज्य का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि यही तत्व राज्य को अन्य समुदायों से पृथक करता है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है बौद्ध महोदय ने किया था। प्रभुसत्ता का अर्थ राज्य की ऐसी शक्ति से जिसके बल को अपने भूभाग में अपनी आज्ञाओं का पालन करा सके और बाहर के राज्यों के साथ इकाई के रूप में किसी तरह का लेन देन या मैत्री या लड़ाई कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? सीले महोदय मानते हैं, और सीले का मानना है कि भूभाग के बिना भी राज्य का अस्तित्व है। और गैटिन ने राज्य की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में दी है। गार्नर का महोदय कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। क्लास्की राज्य अन्य सभी समूहों की तुलना में अपनी सर्वोच्चता का दावा करता है। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था राज्यों का वर्गीकरण, और इन्होंने संख्या के आधार पर अर्थात प्रमुख शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, उद्देश्य के आधार पर अर्थात शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में पोलिटी को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था में शामिल किया, जिसके लिए वर्तमान में प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्नलिखित में से लॉक है, और इन्होंने लाख सामाजिक समझौते के माध्यम से आपस की तरह निरंकुश प्रभुसत्ता का प्रतिपादन न करके सीमित एवं संवैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लाख का मानना है कि सरकार यदि नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करे तो नागरिकों का यह अधिकार सरकार को बदल देगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश जो है ये स्विट्जरलैंड है, क्योंकि यहाँ जनता जो है प्रत्यक्ष और प्रशासनिक कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारण का कार्य करती है, कानून बनाती है, प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनमत संग्रह, प्रत्याहन, आरंभक, लोकसभा इत्यादि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जर्मनी में हिटलर किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित किया था? तो तानाशाही में किया था। राज्य साधन है साथ देने, यह बात व्यक्तिवादी कहते हैं, और व्यक्तिवादी विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप का सिद्धांत का पालन करना चाहिए। व्यक्ति अपना हित स्वयं समझते हैं। व्यक्तिवादी राज्य को केवल साधन मानते हैं और व्यक्ति को साध्य मानते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राज्य को गरीब व्यक्तियों की मदद नहीं करनी चाहिए। मानव विवेक में आस्था निम्नलिखित से किस विचारधारा में है? तो ये इसका उत्तर देखेंगे अभी। तो ये आपका है उदारवाद में। उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। लॉक का मानना है कि व्यक्ति एक विकसित प्राणी है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार बताए: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। लॉक के अनुसार मानव तो स्वभावतः शांतिमय और सद्भावना से युक्त प्राणी है। फांसीवाद का जन्म जो है इटली में हुआ था। इसकी स्थापना मुसोलिनी ने की थी, और यह जर्मनी की तरह तानाशाही शासन व्यवस्था पर आधारित था। राज्य ही सब कुछ है, राज्य के बाहर और राज्य के बिना कुछ भी नहीं, ये मुसोलिनी ने कहा था। मेरा कार्यक्रम कार्य है, बात नहीं मुसोलिनी। जिस प्रकार औरतों के लिए मातृत्व आवश्यक है, उसी प्रकार राज्य के लिए युद्ध, मुसोलिनी ने कहा था। अंतर्राष्ट्रीय का विरोध किसने किया था? तो फांसीवाद ने किया था इसका विरोध। सर्वाधिक कारवादी विचारधारा फांसीवाद या नाजीवाद मानव जीवन के प्रत्येक पहलू सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पर नियंत्रण का दावा करती है। इसमें व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता, विवेकशीलता का कोई मायने नहीं रखता है, और इसमें संपूर्ण अधिकार राज्य के होते हैं। फांसीवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद का घोर विरोधी है तथा राष्ट्रीयवाद का कट्टर समर्थक है। इस आधार पर राष्ट्रीय सर्वोच्चता है। यह अंतर्राष्ट्रीयतावाद को कायरों का मानसिक कल्प, मिथ्या प्रलाप मानता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत ये वैज्ञानिक समाजवाद का है।
और इस द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रतिपादन हेगल ने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे, ने द्वंद्वात्मक पद्धति को हेगल से ग्रहण किया था, किंतु हेगल ने जहाँ विचार की केंद्रीय स्थान दिया वहीं मार्क्स ने अपने चिंतन में पदार्थ को केंद्रीय स्थान दिया। इस पद्धति के माध्यम से राज्य की पदार्थवाद भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत किया गया। अपने सिद्धांत को द्वंद्वात्मक पद्धति का नाम दिया। राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप देने में से निम्नलिखित किस विचारक ने दिया था? तो अरस्तू ने दिया था, और इन्हीं को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है, क्योंकि अरस्तू ने इस महान ऐतिहासिक कार्य से पहले राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत किया था, किंतु अरस्तू ने अपने भागीरथ प्रयास में राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक कर एक स्वायत्त विषय का रूप प्रदान किया था। अरस्तू ने राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च साइंस यानी मास्टर साइंस की संज्ञा थी। समान इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रूसो ने। और इसके अनुसार सामान्य इच्छा की निम्नलिखित विशेषताएं पूर्णता, अविभाज्यता, सार्वभौमिकता, अधेयता, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अस्थायित्व, ये सब चीजें हैं। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन बेंथम महोदय ने किया था। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत बेंथम ने किया था, और बेंथम के उपयोगितावाद का आधारभूत का सिद्धांत है, जिसका अभिप्राय राज्य को केवल वही कार्य करना चाहिए जिसमें अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो। बेंथम ने नैतिकता की परंपरा धारणा खंडन कर सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स ने यह बताया कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगा कुल खर्च बाजार में जितने दामों पर बेचा जाता है, इन दोनों के बीच का अंतर ही आंतरिक मूल्य है, जिसे पूंजीपतियों द्वारा रख लिया जाता है। मार्क्स का कहना है कि मूल्य मजदूर के श्रम का फल है, उसे मजदूरों को देना चाहिए। मार्क्स के अन्य सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इत्यादि। प्राण रक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादक मनुत है, और इन्होंने कहा था कि राजा को देवत्व की स्थिति प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि राजा कभी भी गलती नहीं कर सकता, इसलिए मनु राजा के वध या उसके प्रति विद्रोह की आज्ञा नहीं देते हैं। मनु कहते हैं कि राजा विष्णु है, राजा का अपमान, उसके प्रति विद्रोह या राजा का वध सबसे भयंकर अपराध है, जिसका प्रतिमृत्युदंड के द्वारा होना चाहिए। इस तरह मनु ने राजा के प्राण के रक्षा के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, प्राण रक्षक। साम्राज्यवाद पूंजीवाद, पूंजी का अंतिम चरण है, ये लेनिन ने कहा था। लेनिन जो 1870 से लेकर 1924 के युवा प्रथम व्यक्ति था जिसने मार्क्स के दर्शन की व्यवहारिकता को धरातल पर चरितार्थ किया। सोवियत संघ के रूप में विश्व के प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना की। लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध रचना इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 के साम्राज्यवाद पर तीव्र प्रहार करते हुए साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की अंतिम अवस्था बताया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन जो है व्यक्तिवादियों का है, इसमें बहुत कुछ है नहीं। और हर्बर्ट स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक माना जाता है, जबकि ग्राहम बारास को आधुनिक व्यक्तिवाद का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक जो है यहाँ पे कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद, और वहाँ पे व्यक्तिवाद था। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वैज्ञानिक समाजवाद के ये कार्ल मार्क्स पढ़ते थे। वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था कभी, किंतु उन्होंने यूटोपियन समाजवाद की आलोचना की थी। कर्टलेक एंगल्स ने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक मनु थे। सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादन किया मनु, शुक्र, बृहस्पति, इन सभी ने सप्तांग सिद्धांत, परंतु सबसे पहले साधन देने वाला मनु ही था। तो यह प्रतिपादक की बात की जाए तो उसका सही उत्तर मनु ही होगा, ना कि कौटिल्य। प्लेटो के आदर्श की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? पुरुष प्रधान परिवार नहीं है, बाकी है सब। दार्शनिक का शासन, विवाह, वर्ग की संपत्ति, परिवार का नर नारी के समान अधिकार,
प्लेटो ने आदर्श राज्य की जो स्थापना के लिए जो सिद्धांत बताए, न्याय का सिद्धांत, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद, दार्शनिक शासन, शिक्षण व्यवस्था, नर नारी के समान अधिकार। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन होता है और हर अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यह शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है, जिसका प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया था। नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कौन सा साधन है? जन्म के आधार पर। भारतीय संविधान के आर्टिकल भाग 2 के आर्टिकल 5 to 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। नागरिक अधिकार, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्न प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म द्वारा, वंश द्वारा, परंपरा द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के 21 अनुच्छेद में किया गया है। तो आर्टिकल 324 में इसकी डिटेल व्याख्या की गई है। भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है और इसके गठन के बारे में इसकी बात की गई है, जिसमें कहा गया कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयोग और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जितने राष्ट्रपति समय पर नियुक्त करेंगे। निर्वाचन आयोग का सर्व प्रमुख कार्य संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का आरक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण करना है। भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे, जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को की सीढ़ी से हटाकर आर्टिकल 300 में रखकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ये यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। यद्यपि भारतीय संविधान के 137 के अंतर्गत भी सर्वोच्च न्यायालय को इस निर्णय और आदेशों को पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त भी संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार देते हैं। प्रदत्त विधान किया जाता है कार्यपालिका द्वारा। उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों की सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया जिसमें कार्यभार को कम करने के लिए अन्य व्यक्तियों को अपने कार्य का कुछ भाग आवश्यक अधिकार सहित सौंपना प्रत्यायोजन कहलाता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश भारत है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। इस प्रणाली में शक्तियों का विभाजन संघ और इसकी इकाइयों के मध्य होता है। इस प्रणाली को जो देश अपनाता है उस देश की व्यवस्थापिका द्विसदनीय होती है। प्रथम सदन, जो कि निम्न सदन कहा जाता है, इसमें संघ की जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि द्वितीय सदन जो उच्च सदन होता है के नाम से, इसमें संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व होता है। भारत की कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? तो अप्रत्यक्ष विधि होती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 चुनाव होते हैं हमारे यहाँ। तो प्रत्यक्ष चुनाव जहाँ पे लोकसभा, विधानसभा, जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव
जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता मतदाता के रूप में होते हैं, इस पर जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होगी। जैसे राज्यसभा का निर्वाचन, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, सब बी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? तो केंद्र और राज्य के केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं: लिखित कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, संघीयता, शक्तियों का विभाजन, व्यवस्थापिका के उच्च सदन, राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। यूएसए, भारत, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि संघात्मक शासन वाले राज्य में है। भारत में कौन सी प्रणाली है? तो ये एक संघात्मक होते हुए एकात्मक है। भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक होते हुए एकात्मक है। भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था की अधिकतम विशेषताओं को पूरा करता है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो भारतीय को एकात्मक बनाते हैं, जैसे एकाधिकार नागरिकता, एकाधिकार न्यायपालिका, शक्तियों के विभाजन के संबंध में केंद्र की सर्वोच्चता, वरिष्ठ शक्ति केंद्र, व्यवस्थापिका के 5 उच्च सदन, राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, आपातकालीन शक्तियाँ। द ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक लॉक हैं। 1619 में ये पुस्तक लिखा था उन्होंने, और राज्य के दैविक अधिकारों के बारे के सिद्धांत का खंडन भी किया था इन्होंने। लॉक को उदारवाद का जनक भी जाना जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक 1762 लेखक रूसो है। डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स 1750, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी 1755, एमिल कन्फेशंस, डायलॉग्स और रिवेरीज इत्यादि हैं। रिपब्लिक पुस्तक जो है ये प्लेटो की है। इसका वैकल्पिक शीर्षक न्याय मीमांसा है, कंसर्निंग जस्टिस। इसका मुख्य विवेच्य विषय न्याय सिद्धांत है। रूसो ने इस पुस्तक को शिक्षाशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया था। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट गार्नर की कृति है। पॉलिटिकल अर्थों की कृति है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और रूसो की कृति है। विधि शास्त्र पर व्याख्यान, ये जॉन ऑस्टिन की पुस्तक है, और इसी पुस्तक के माध्यम से कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत दिया था उन्होंने। ऑस्टिन प्रभुता सिद्धांत को निम्नलिखित विशेषताएं: विभाज्यता, पूर्णता, सार्वभौमिकता, अद्यता, स्थायित्व। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक लॉस्की हैं। लॉस्की की और भी पुस्तकें हैं, जैसे ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल्स 1925, अथॉरिटी ऑफ द मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स, अमेरिकन प्रेसिडेंसी, अमेरिकन डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी इन क्राइसिस 1933। तो ये बहुत सारी पुस्तकें हैं। इस लॉस्की महोदय की पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना अरस्तु ने की थी। इसमें 8 भागों में बांटा गया था। अरस्तु के प्रमुख राजनीतिक विचार राज्य संबंधी विचार, नागरिकता संबंधी विचार, न्याय संबंधी, संविधानों का वर्गीकरण, क्रांति संबंधी, दासता संबंधी विचार थे। इनको राजनीतिक विज्ञान का भी जनक माना जाता है। अरस्तु को संविधानवाद का जनक माना जाता है। पॉलिटिक्स आइडियल्स पुस्तक जो है C.D. बर्न्स की है, और इसके दूसरे इस नाम से 2 पुस्तक है। एक के लेखक C.D. बर्न्स है, जबकि दूसरे के लेखक बर्ट्रैंड रसेल हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा है। ये पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है, और इनकी पुस्तक दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। वर्ग सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, मूल का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक रूसो ने लिखा है, और इसकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं। नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक के लेखक बेंथम है। 1789 में इस पुस्तक को लिखा था। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। बेंथम ने इस पुस्तक के माध्यम से उपयोगितावादी सिद्धांत की व्याख्या की है। इनकी और रचनाएं जो हैं, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया था?
नमक कानून तोड़ करके 12 मार्च 1930 से लेकर के 224 मील चले थे। 24 दिनों तक 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून इन्होंने तोड़ा था।